नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ब्राइट स्टडी। आई एम अपर्णा मिश्रा। और दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हिंदी व्याकरण क्रैश कोर्स हमारा पार्ट 1 चल रहा है, जहां पर कॉम्पिटिटिव पेपर्स में आने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम बेसिक तरीके से कवर कर रहे हैं और काफ़ी बेसिक टॉपिक्स को ही लिया है हमने। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने इस क्रैश कोर्स पार्ट 1 में कुछ कोर्स ओवरव्यू को तैयार किया था और उसमें उन्हीं टॉपिक्स को कवर किया है जो ज़्यादातर आपके कवर करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे। तो दोस्तों, आप ज़रूर समय देकर इन टॉपिक्स को, आप जब भी वीडियो को देखें, इन टॉपिक्स को ज़रूर एक बार नज़र डाल लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। दोस्तों, हमने इसमें भाषा, उपसर्ग और प्रत्यय को कवर कर लिया है और आज हम भाषा, उपसर्ग और प्रत्यय पर बने अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अभ्यास प्रश्न। पहला अभ्यास प्रश्न है हमारा, जिसमें हमने भाषा, उपसर्ग और प्रत्यय पर बने सवालों को इसमें सम्मिलित किया है, इंक्लूड किया है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, भाषा के द्वारा विचार व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका प्रश्न है कि भाषा के द्वारा हम बोलकर, लिखकर या संकेतों के द्वारा, ये सभी आपके ऑप्शंस में हैं कि या सभी के द्वारा हम अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों, आप ही बताइए, आप ही बोलिए कि जब हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या हम सिर्फ बोलकर करते हैं या सिर्फ लिखकर करते हैं या सिर्फ संकेतों के द्वारा? जी नहीं, हम इन सभी के द्वारा करते हैं। बोलकर भी अपनी विचारों को व्यक्त करते हैं, लिखकर भी करते हैं, लेटर्स के द्वारा, आप जानते हैं लेटर्स के द्वारा, और संकेतों के द्वारा भी कई बार हम गेस्चर्स में भी अपने विचारों को, अपने फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं। तो भाषा के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। तो भाषा वो साधन है जिससे मनुष्य बोलकर, लिखकर और संकेतों के द्वारा अपने विचार व्यक्त करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सभी। सेकेंड है दोस्तों, ग्रियर्सन के अनुसार भारत में भाषाएं हैं। ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों, जब हमने पढ़ा था कि भारत में ग्रियर्सन के अनुसार 179 भाषाएं हैं और 544 बोलियां हैं, जो कि आपके यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो ग्रियर्सन ने जितनी भाषाओं को मान्यता दी है भारत में, या उनके हिसाब से है, वो है 179 भाषाएं। और अगर बोलियों पे आपका क्वेश्चन आता है तो यहीं पर आपका आंसर हो जाता है 544 बोलियां। तो आपका आंसर है ग्रियर्सन के अनुसार भारत में 179 भाषाएं हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों, जब हम पढ़ रहे थे भाषा के बारे में, हमने बोला था कि कभी कभी जो शब्द हैं आपको खुद आंसर दे देते हैं कि अगर आप उसे प्रोनाउंशिएट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस भाषा से रिलेट कर रहे हैं, किस भाषा से संबंधित है। भाषा की जो उत्पत्ति हमें यहाँ सुनने में भी लगती है कि संस्कृत भाषा से ही इसका जो है उत्पत्ति हुई है, और इसका जवाब भी यही है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है वाणी को प्रकट करना। तो इसका जवाब आपका क्या होगा? संस्कृत भाषा से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है दोस्तों, अब आप नेक्स्ट की तरफ बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्द का संबंध ब्लैंक शब्द और ब्लैंक माना जाता है। तो यहाँ आपको बताना है कि हिंदी शब्द का संबंध कौन सी भाषा से माना जाता है और किससे माना जाता है। तो दोस्तों, जब हम पढ़े थे इसके बारे में, हमने पढ़ा था कि हिंदी भाषा का संबंध जो है संस्कृत शब्द से माना जाता है और सिंधु से माना जाता है। सिंपली इसका जवाब अगर आपका कुछ होगा तो वो है, इसका संबंध, जैसा कि हमने भाषा का भी संबंध देखा कि संस्कृत से माना जाता है, और हिंदी शब्द का संबंध भी संस्कृत से ही माना जाता है, और इसका जो संबंध है सिंधु से भी माना जाता है। तो इसका जवाब है सेकेंड ऑप्शन है आपका, संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है हिंदी शब्द का संबंध। नेक्स्ट है दोस्तों, हिंदी लिपि लिखी जाती है। हिंदी लिपि लिखी जाती है, कौन सी लिपि में हिंदी को लिखा जाता है? तो इसका जवाब है दोस्तों, चिर परिचित आपका ये आंसर है, देवनागरी। हम पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन अगर हम इसके लिए बोलें कि इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज आपका क्या है, तो वो ये है कि देवनागरी लिपि को नागरी के नाम से भी पुकारा जाता है, और इसका जो विकास है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो पहला तो आपका आंसर हुआ हिंदी कौन सी लिपि में लिखा जाता है, तो वह है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, और फिर इसे हम नागरी भी कहते हैं। कई बार आपका नागरी करके भी क्वेश्चन का जवाब आपको पूछा जा सकता है। फिर इसका विकास जो है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये तीनों ही चीज़ें आपको ध्यान में रखने वाली बात है ये। फिर आपका रपट उदाहरण है। तो दोस्तों, रपट जो है उदाहरण है, वो किसका उदाहरण है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, जब हमने पढ़ा था भाषा के बारे में, हमने ये भी पढ़ा था कि भाषा का ही एक रूप है, एक फॉर्म है आपका बोली। आपका एक फॉर्म है आपका भाषा का बोली, एक छोटा रूप है, जब हमने पढ़ा था। तो दोस्तों,
जब हमने पढ़ा था, हमने बोला था कि बोली जो है भाषा का ही एक सीमित रूप है और ये सामान्य लोग अपने तरीके से अपने समूहों में, क्षेत्रों में या घरों में प्रयुक्त करते हैं। तो जब हमने पढ़ा था कि रपट को अगर लोग अपनी लैंग्वेज में, या लोग अगर आप ऑफिशियल लैंग्वेज देखें रपट की, तो वो होती है रिपोर्ट जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो इंग्लिश में रिपोर्ट बोलते हैं, लेकिन जब लोग अपनी बोली में इसे यूज़ करते हैं तो उसे रपट की तरह प्रयोग करते हैं, उसे रपट बोलते हैं अपनी स्थानीय लैंग्वेज में। आप अक्सर गांव में सुने होंगे कि रपट लिखवा दीजिए या रपट लिख लीजिए थानेदार साहब। तो रपट है बोली का उदाहरण, और बोली जो है वो भाषा का ही एक रूप है, आप जानते हैं अच्छे से। फिर बोली को ब्लैंक भी कहा जाता है, इसी पे ही आपका बना एक और प्रश्न है, बोली को ब्लैंक भी कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बोली हालांकि भाषा का एक रूप है, लेकिन इसे उपभाषा भी कहा जाता है, क्योंकि ये भाषा से ही मिलता जुलता है, यह भाषा का ही एक फॉर्म है। तो बोली को हम उपभाषा भी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रज भाषा। ब्लैंक ब्रज भाषा से बहुत कुछ मिलती जुलती है, यह मिलती जुलती भाषा है। दोस्तों जब हम पढ़े थे ब्रज भाषा के बारे में, हमने पढ़ा था कि मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में ब्रज भाषा बोली जाती है, लेकिन ब्रज भाषा से ही काफ़ी मिलती जुलती एक भाषा और है। जब हमने कन्नौजी के बारे में जाना था, कन्नौजी के बारे में पढ़ा था, तो कन्नौजी आपका यहाँ पर जवाब है, आंसर है। ब्रज भाषा से काफ़ी कुछ मिलती जुलती भाषा है कन्नौजी भाषा। नेक्स्ट है दोस्तों खड़ी बोली ब्लैंक के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। दोस्तों जब हम बोली के प्रकार के बारे में जब पढ़ रहे थे कि बोलियां काफ़ी, हमारी हिंदी भाषा की काफ़ी बोलियां हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो बुंदेली है वो बुंदेलखंड के क्षेत्र में बोली जाती है, जो हरियाणवी है वो पंजाब के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में बोली जाती है, आसपास में बोली जाती है, और जो खड़ी बोली है वो रामपुर, मेरठ और बागपत के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि खड़ी बोली का जो आंसर यहाँ पर होगा, खड़ी बोली रामपुर, मेरठ और बागपत के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है, इसका जवाब ये होगा। नेक्स्ट है दोस्तों जायसी के पद्मावत में ब्लैंक का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है। दोस्तों आपको याद होगा जब हम हिंदी के प्रकार पढ़ रहे थे, हमने हिंदी को दो भागों में बांटा था, एक था पश्चिमी हिंदी, एक थी पूर्वी हिंदी। फिर हमने इसको भी हमने बांटा था, और उसमें पूर्वी हिंदी में आपकी पश्चिमी अवधि आई थी और पूर्वी अवधि। हाँ, क्योंकि हमने पूर्वी हिंदी में जब हम अवधी भाषा के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा कि अवधी भाषा को अवध में बोला जाता है और इसे भी पुनः पूर्वी और पश्चिमी अवधि में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों ये था, यहीं से आपका जवाब भी आ जाता है। तुलसी के रामचरितमानस में पश्चिमी अवधि का जहाँ प्रयोग हुआ, वहाँ जायसी के पद्मावत में पूर्वी अवधि का प्रयोग हुआ है, और ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका जवाब होगा पूर्वी अवधि। तो यहाँ जायसी के पद्मावत में आप जवाब दे सकते हैं कि पूर्वी अवधि का मुख्य तौर पे उल्लेख किया गया है, या पूर्वी अवधि का प्रयोग हुआ है मुख्य रूप से। नेक्स्ट है दोस्तों उपसर्ग है। उपसर्ग क्या है दोस्तों? जब हम उपसर्ग के बारे में पढ़ रहे थे, हमने आपको बोला था कि आप कभी कभी इसे इंग्लिश में आप चीज़ों को ट्रांसलेट करेंगे हिंदी को, तो आपको और इजी हो जाता है। अगर आप उपसर्ग की मीनिंग इंग्लिश में जानते हैं कि क्या है, तो आपको थोड़ा और इजी होगा। हालांकि उपसर्ग से ही आप समझ जाएंगे कि उप लगा हुआ है, उप का मतलब होता है पहले, और अगर आप इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स, तो प्री का मतलब होता है पहले। इसी से आपको क्लियर हो जाता है कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो कि किसी शब्द के पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या विशेषता प्रदान कर देते हैं या विशेषता देते हैं। तो इसका जवाब क्या हुआ आपका? उपसर्ग शब्द के पूर्व लगने वाला शब्दांश है। और आपका यही नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया, उपसर्ग की विशेषता या विशेषताएं हैं। विशेषता क्या है? अर्थ में नई विशेषता लाना, अर्थ को उलट देना, या अर्थ में खास परिवर्तन न करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना, या उक्त सभी। तो दोस्तों अगर हम इसके ऑप्शंस पे गौर फरमाएं तो ये अर्थ में नई विशेषता लाता है, जैसा कि आपने इससे पहले वाले डिस्क्रिप्शन में देख भी लिया। अर्थ को उलट भी देता है। हमने एग्जाम्पल लिया था सत्य, सत्य में अगर अ उपसर्ग लग गया तो असत्य बन गया, तो ये अर्थ को बिल्कुल उलट दिया, ऑपोजिट वर्ड बन गया। फिर अर्थ में खास परिवर्तन न करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ भी प्रदान करता है। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया था, अगर आपका शुद्ध शब्द है उसमें वि उपसर्ग लग जाता है, विशुद्ध शब्द बन जाता है, तो इन दोनों की मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। तो अर्थ में खास परिवर्तन नहीं करके ये मूलार्थ के इर्द गिर्द इस शब्द में घूम गया, विशुद्ध शब्द में घूम गया। तो क्या हुआ? इसका जवाब आपका हुआ उक्त सभी। ये तीनों ही उपसर्ग की विशेषताएं हैं।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सुडौल शब्द में उपसर्ग पहचानिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वो शब्दांश हैं जो शब्द के पूर्व लगते हैं, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं डॉल है यहाँ पर शब्द और सु है यहाँ पे उपसर्ग, तो आपका आंसर हुआ सु। फिर है दोस्तों डिप्टी जनरल किस उपसर्ग का उदाहरण है। तो दोस्तों अगर आप देखें, हमने उपसर्ग के जब प्रकार पढ़े थे, हमने पढ़ा था हिंदी के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं और विदेशज उपसर्ग होते हैं। हालांकि हम इसे यहाँ पर आगे एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं। तो डिप्टी जनरल, पहले इसका जो हम जवाब है देख लें, इसका आंसर है अंग्रेजी का। कैसे है वो भी हम देख लें दोस्तों, जहाँ हम इसका ऑलरेडी यहाँ पर प्रकार देख चुके हैं, यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। दोस्तों हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग हैं, आप देख रहे हैं, हिंदी, संस्कृत और विदेशज। विदेशज में अरबी, फारसी, अंग्रेज़ी, उर्दू भी आते हैं। तो डिप्टी जनरल जैसा कि नाम से क्लियर है, ये अंग्रेजी शब्द का आपका उदाहरण है। फिर है दोस्तों प्रत्यय है। प्रत्यय क्या है दोस्तों, हम पढ़ रहे थे जब अपना अध्याय, हमने पढ़ा था उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक दूसरे के उलट हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं। जहाँ उपसर्ग वो शब्दांश है जो शब्द के आगे लगकर नया अर्थ प्रदान करता है, वहीं प्रत्यय इसका उलट है। प्रत्यय शब्द के पीछे लगकर शब्द में एक नया परिवर्तन लाता है। तो इसका जवाब आपका क्या होगा, शब्द के अंत में लगने वाला शब्दांश। और यही आपका एक्सप्लेनेशन में भी दिया है। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं और अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या फिर नई विशेषता प्रदान करते हैं। तो इसका जवाब है आपका सेकेंड ऑप्शन, शब्द के अंत में लगने वाला शब्दांश। नेक्स्ट है दोस्तों अपनापन शब्द में प्रत्यय पहचाने। दोस्तों अगर आप अपनापन शब्द देख रहे हैं तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि अपना अपने आप में एक शब्द है और पन एक शब्दांश है। तो पन क्या हो गया आपका, प्रत्यय। आपका सेकेंड ऑप्शन आंसर है, अपनापन में पन है प्रत्यय। फिर है दोस्तों निकृष्टतम में किस प्रत्यय, निकृष्टतम जो है वो किस प्रत्यय का उदाहरण है। दोस्तों आप प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं, आपको इसको जब आप प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं आपको इसी से समझ में आएगा कि निकृष्टतम इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो संस्कृत में ही ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। तो निकृष्टतम जो है वो आपका किसका उदाहरण हो गया, ये आपका संस्कृत का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ आपने फिर देखा प्रत्यय, जैसे कि आपने देखा कि जैसा कि उपसर्ग में 3 प्रकार थे वैसे ही प्रत्यय में भी 3 प्रकार हैं, आप जानते ही हैं। 3 भेद हमने देखे थे, हिंदी, संस्कृत और विदेशज। यही आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन में। और जो निकृष्टतम था वो संस्कृत भाषा का उदाहरण था, संस्कृत का प्रत्यय का उदाहरण था। लास्ट है दोस्तों, इनमें से वह शब्द पहचाने जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ उपयोग हुआ है। तो दोस्तों हम जब अपना एग्जाम्पल पढ़ रहे थे हमने पढ़ा था कि ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिसमें सिर्फ उपसर्ग का प्रयोग होता है या तो सिर्फ प्रत्यय का उपयोग होता है, लेकिन काफ़ी शब्द ऐसे भी होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ प्रयोग में आते हैं। यहाँ पर एक ऐसा शब्द है अभिमान में, अभिमान वो शब्द नहीं है, बड़ाई वो शब्द नहीं है। अभिमान में अभी आपका उपसर्ग लग गया, मान शब्द है। बड़ाई में बड़ा आपका शब्द है, ई प्रत्यय है। डिप्टी जनरल में डिप्टी आपका उपसर्ग लग गया, जनरल आपका शब्द है। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हुआ, सुलभता। कैसे, सु आपका उपसर्ग है, लब आपका शब्द है और ता आपका प्रत्यय है। तो ये एक वो शब्द है और यही इसका आंसर है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों ये तो था आपका अभ्यास प्रश्न, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों हम लोग हर 3-4 वीडियो के बाद अभ्यास प्रश्न बनाएंगे ताकि आपकी जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं वो क्लियर हो जाए और आपको कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से ग्रैप होते रहें, आप ग्रास्प करते रहें और समझ में आते रहें। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।